These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. सो आई एम हियर पार्थ, जो आपका केमिस्ट्री एजुकेटर है. वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री टुगेदर फॉर जेई एंड नीट. सो हमको साल भर काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है और डोंट वरी, केमिस्ट्री प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का. जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ. आज हम पढ़ने वाले बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको आगे जाके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाले हैं. सो टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज के कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे हैं बट दे विल हेल्प यू अ लॉट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस करें. सो टू नेवर मिस एनी अपडेट, सब्सक्राइब द चैनल. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने डोबेराइनर से स्टार्ट किया था, जिन्होंने ट्रायड का लॉ दिया था. उसके बाद न्यूलैंड ने म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का ट्राई किया था. देन फिर मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल आया था, जिसमें मेंडेलिव ने काफ़ी उस टाइम पे दिमाग लगा के एक पीरियोडिक टेबल दिया था ऑन बेस विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. उसके बाद में फिर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. ठीक है. जो एटॉमिक नंबर का हमारा एक फॉर्मूला था, जो एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी मोजले ने, उन्होंने ये दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस बी. यहाँ पे जो z है दैट इज़ एटॉमिक नंबर और जो a और b है दैट आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. सो दिस वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास. और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हम कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हमें कोई एलिमेंट दिया है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसकी लोकेशन आई मीन उसके ग्रुप नंबर या उसका पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो आज हम सब पढ़ने वाले हैं. सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर. सो नाउ व्हाट्स पीरियड, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर. पीरियड नंबर अगर हमें कोई भी एलिमेंट का निकालना है, सो जो भी उस एलिमेंट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वही उसका पीरियड नंबर रहेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. हमारे सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. हम काउंट कर सकते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11. जैसे कि हमारे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. ओके. सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा एनर्जी लेवल में गया है, दैट इज़ आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो यहाँ पे थर्ड वाले में गया है. सो लाइक हमारा जो सोडियम है उसका पीरियड हो जाएगा 3. आप एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सोडियम का पीरियड 3 होगा. ओके. नाउ हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर. तो ग्रुप नंबर जो है वो हर ब्लॉक्स के लिए अलग अलग होता है. जैसे अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में प्लेस्ड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और अगर कोई एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में प्लेस्ड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 10 + नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक बार हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल लेके सबको क्लियर कर लेंगे. ठीक है. सो डी ब्लॉक का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n दैट इज s सबशेल. ठीक है. उसके बाद में एफ ब्लॉक का दैट्स क्वेश्चन मार्क, और वो आपसे पूछने वाला हो कि एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होने वाला है. सो ऐसे हमने सोडियम का पहले पीरियड देख लिया था. अब हम सोडियम का एक ग्रुप कैलकुलेट करते हैं. हमें पता है कि सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में गया है, तो सोडियम एस ब्लॉक में प्लेस्ड होगा. सो अब अगर हम इसका ग्रुप नंबर निकालने जाएंगे तो जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था एस ब्लॉक के लिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही ग्रुप नंबर होगा. सो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सो ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इज 1. आप एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको क्रॉस चेक कर लेना कि सोडियम का जो ग्रुप है वो 1 आएगा और पीरियड नंबर 3 होगा. सो दिस वाज फ्रॉम एस ब्लॉक. अब हम एक और एलिमेंट रहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो स्टार्ट करते हैं. दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. So the total comes 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 5 17. ओके. सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला यहाँ पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी थर्ड शेल में गया है. सो विल सी पीरियड जो है
क्लोरीन का दैट इज़ 3। लेकिन अब ग्रुप कैलकुलेट करना है, सो हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे वैलेंस शेल जो है अपना 3 है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे सो दैट इज़ 2 + 5 7, और हमें यहाँ पे 10 ऐड करना है। सो 10 + 7 दैट इज़ इक्वल्स टू 17। सो हमने एक एग्जाम्पल देखा जो एस ब्लॉक से है, एक एग्जाम्पल देखा जो कि पी ब्लॉक से है, ठीक है। नाउ विल कम टू एन एग्जाम्पल जो कि डी ब्लॉक से है। आप सभी को पता तो होगा दिस द मोस्ट कॉमन एलिमेंट आयरन, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 26। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होने वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, सो इट विल नहीं, पहले p3p6 4s2 एंड 3d6। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। सो हमने जैसे कि पहले पीरियड नंबर निकालना है, सो पीरियड नंबर इज़ द वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। सो यहाँ पे हमारे पास 4s2 है, सो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल है उसमें गया है, तो पीरियड नंबर ऑफ आयरन विल बी 4। अब अगर हमें ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना है तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला जो कि हमने देखा था बार देख लेते हैं। ग्रुप नंबर इन डी ब्लॉक विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल। सो ग्रुप में हम देखेंगे n-1 टाइम्स d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा n4 है, सो यहाँ पे जो थर्ड शेल है उसमें d के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट आर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस s ऑर्बिटल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो आयरन का ग्रुप नंबर आ जाएगा 8। हमने कहा कि आयरन का जो पीरियड नंबर है वो 4 है और ग्रुप नंबर 8 है, ठीक है। सो दिस वी टुक फ्रॉम डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। अब जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट है, तो उसका पीरियड नंबर तो मैंने कैलकुलेट करना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वो आपका पीरियड नंबर होने वाला है, और जो ग्रुप नंबर है वो एस ब्लॉक के लिए सबसे ईजी है बिकॉज ग्रुप नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक इज 3। आपको याद होगा मैंने बताया था लैंथेनाइट के बाद से एक सीरीज स्टार्ट होती है जिसको हम पीरियोडिक टेबल के बाहर रखते हैं, लेकिन उस पूरी सीरीज की लैंथेनम के बाद वाली और इवन एक्टिनम के बाद वाली उन सब का ग्रुप नंबर 3 क्लासीफाई करते हैं। सो ये वाला पार्ट हमारे लिए सबसे ईजी हो जाएगा। नाउ दिस इज द सेकेंड टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट वन कि अगर जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हम उनको नेम कैसे असाइन करने वाले हैं। सो ये टेबल है, इनकी जो भी वैल्यूज़ आपको याद करनी है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो 0 है उसको हम बोलते हैं निल, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन, और इनके ये एब्रिवेशंस है, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस, मतलब ये आपको जो पार्ट से ये लर्न करना है इनके एब्रिवेशंस भी एक बार देख लेना है, ठीक है। सो एक बार वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अगर आपको किसी ने दे दिया कि देयर इज़ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 105, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसका नेम क्या होने वाला है। यू हैव टू नेम दिस। सो जैसे कि हमने पिछली बार टेबल में देखा था, फॉर 1 वी हैव अन, फॉर 0 वी हैव निल एंड फॉर 5 वी हैव पेंट, ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है कि हमें इन तीनों को मिलाना है और लास्ट में UM लगाना है, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल है 116, ठीक है। हम वापस से वही देखने वाले हैं कि जो 116 है उसके लिए 1 के लिए वी हैव UN दैट इज अन, वापस से 1 है उसके लिए विल हैव अन, और जो 6 है उसके लिए वी हैव हेक्स। सो जो एलिमेंट होगा वो होगा अन हेक्सियम, ओके। सो आपके पास नेम भी आ गया। अब जो इसका सिंबल है दैट विल बी UUH, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द एलिमेंट विच इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 112 और 108, ये सब हमको करना है। सो ये इट्स जस्ट आवर स्कोरिंग पॉइंट, ये हम आराम से कर सकते हैं और इजीली हो भी जाएगा, ठीक है। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था वैलेंसी वाज द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। वो सब आप लोग को पहले से बेसिक नॉलेज था उसका, सो मैंने उसको फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था।
सो सेकेंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बहुत ईजी है, हम आराम से समझेंगे और आगे क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे. ठीक है. सो नाउ बेसिकली व्हाट इज स्क्रीनिंग. Screening is the repulsion force exerted by inner shell electron on the outer shell electron. So हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख लो, जो न्यूक्लियस है, वी हैव हियर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज रहता है क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है. और फिर जैसे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. सो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, राइट. लेकिन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल्स में, वो लोग भी नेगेटिवली चार्ज है. सो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके. दिस फर्स्ट शेल, ये हमारा सेकेंड शेल है. एंड लेट अस अज्यूम जो हमारा ये एलिमेंट है, इसका जो एटम है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स ही है, मतलब इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3. सो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में होने वाला है. दैट इज दिस इज आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. सो हमको ये समझ में आता है कि ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इसके और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एज बिकॉज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने का ट्राई करेगा. बट यहाँ पे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड है वो नेगेटिवली चार्ज है. सो वो लोग इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने का ट्राई करेंगे. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि जो न्यूक्लियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ये हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, इसको जो न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ पुल कर रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस. क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल करेगा एटम में. और जो यहाँ पे स्क्रीनिंग है, मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट है, वो लोग क्या करेंगे, वो इसको बाहर पुल करने का ट्राई करेंगे. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाए. सो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अंदर खींचने के लिए जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उस फोर्स को थोड़ा सा कम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग उसको बाहर पुल करने का ट्राई कर रहे हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमने इस इलेक्ट्रॉन का देखा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, the net force on this electron will be the attractive force of nucleus. हम उसको कंसिडर कर लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को AF माइनस शील्डिंग इफेक्ट दैट इज SE. सो जैसे कि हमने देखा कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा, अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो, सो आई गेस अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता, ऐसा अपना अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में रहता ही नहीं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है उसके रिपल्शन की वजह से वो बाहर ही चल जाता और यहाँ पे इसका जो वैलेंस शेल रहता वो फिर 2 बन जाता. ओके. सो हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट देखा. एक बार वापस से इसको समराइज कर देता हूँ. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बेसिकली जो अंदर की इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो न्यूक्लियस से दूर रहे. दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. और हम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. न्यूक्लियस तो चाहता है इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, लेकिन जो ये बाहर मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग उसको बाहर धकेलना चाहते हैं. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आप सोचो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई एलिमेंट में ज़्यादा है दूसरे से, तो हम इसमें साइज़ वगैरह की जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब भी पढ़ने वाले कि कैसे शील्डिंग इफेक्ट साइज़ को इफेक्ट करता है और शील्डिंग इफेक्ट्स किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. सबसे ज़्यादा तो वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई 2 एटम दिए और आपको कंपेयर करना है कि उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो उसके लिए आपको शील्डिंग इफेक्ट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग वो देख लेते हैं. सो द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब मैं आपसे पूछूं कि अगर एक एटम है जिसके फॉर एग्जांपल सोडियम एंड वी हैव क्लोरीन, द बेस्ट एग्जांपल एवर. मतलब सोडियम में जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि उसके 3s1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पहले के, और मतलब यहाँ पे नियॉन तक सेम, और फिर 3s1 होता है. और जो क्लोरीन है उसमें नियॉन तक होता है, उसके बाद में
3s2 और 3p5। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें तो हमको शील्डिंग चेक ही करना है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे सो यहाँ पे जो आपके टोटल एनी के बाद में 4 इलेक्ट्रॉन शील्ड करने वाले हैं, और यहाँ पे तो सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहता है वहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाले हैं तो बाहर वाले के लिए रिपल्शन ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो अगर वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द शील्डिंग इफेक्ट विल बी मोर। सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो सोडियम से ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने वाला है क्लोरीन में। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। शायद आप लोगों को एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बेसिक नॉलेज है, आपको वो आना चाहिए। लाइक कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, s p d एंड f। इन सब के पर्टिकुलर शेप्स होते हैं। डोंट वरी, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं भी आता है सो हम वो भी कवर करने वाले हैं, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट बेयर मी फॉर सम टाइम। जो s है उसका स्फेरिकल शेप होता है, p का डम्बल होता है, d का डबल डम्बल होता है। सो लाइक जैसे जो s है, s में स्फेरिकल ऑर्बिटल है। स्फेरिकल होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सब का जो फोर्स है वो एक तरफ ही लग रहा है। लाइक p में जो डम्बल शेप होता है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिवाइडेड हो जाते हैं, तो वो लोग इतना फोर्स नहीं लगा पाते हैं, राइट। उसके बाद में जो d और f है उनकी शील्डिंग तो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि d और f के शेप्स इतने अलग होने की वजह से, जैसे d का हमारा होता है डबल डम्बल शेप, तो इस डबल डम्बल शेप की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो मतलब जब इसमें रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल में, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इतना अच्छा स्क्रीन नहीं कर पाता है। सो लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि वी हैव फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। उसके बाद में कैल्शियम का स्कैंडियम आता है, फिर स्कैंडियम के बाद से डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, बट डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद भी उसकी स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल इतना ज़्यादा रिपल्शन एक्ट नहीं करते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। आपको इस बात को समझना चाहिए कि हम जैसे यहाँ पे देखें एस में, सो इट्स अ फिक्स शेप, मतलब यहाँ पे आपका एक डायरेक्शन फिक्स है स्फेरिकल, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, तो इसलिए वो शील्डिंग इफेक्ट इतना प्रॉपर्ली नहीं लग पाता है, ठीक है। सो अगर आपको मतलब कंपेयर करना है ऑर्बिटल्स के बीच में शील्डिंग, तो एस की हाईएस्ट है, उसके बाद में फिर पी की आती है, फिर डी एंड देन एफ। ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट डोंट वरी, मतलब हम जब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। देन वी हैव कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। हाँ, सो ये तो मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा है तो फिर जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होने वाला है। अगर एक कोई एटम है जिसमें 2 कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, लाइक यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे अगर आपके पास 2 है 8 है, अगेन यू हैव ऑर्बिट एंड हियर यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा है, सो ये लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसके लिए शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो दिस आर बेसिकली 3 फैक्टर्स। मैं एक बार अपन इसको वापस से सम अप कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो एज मतलब एस के बाद पी, उसके बाद डी, जो शेप में ट्रांसफॉर्मेशन आते जाता है उस वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इस पर ये लोग रिपल्शन का फोर्स इतना नहीं लगा पाते, तो इसलिए जो शील्डिंग है वो सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद में फिर पी ऑर्बिटल की होती है, फिर डी ऑर्बिटल की होती है एंड देन एफ ऑर्बिटल की होती है, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वाला है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट्स देन लेस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, सो ये हमारा शील्डिंग इफेक्ट का बेसिक था कि हमने देखा कि अगर हमें कोई 2 एलिमेंट में कंपेयर करना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ लगाते जाएंगे। सो आई गेस आप लोग को शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अब ऐसे यहाँ पे आपका बेस बिल्डअप होगा। एक बार आपका बेस बिल्डअप हो गया और फिर आगे जाके हम जब भी एप्लीकेशंस कुछ भी देखेंगे सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। हाँ, अब बात आती है कि हम शील्डिंग इफेक्ट, एक और चीज़ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है हमारे पास, लिथियम से अगर हम लोग इधर फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जैसा कि हमने आज चलो हम रिवाइज भी कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा था। लिथियम का अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सो इसका एटॉमिक नंबर है 3, सो हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। सो यहाँ पे s ब्लॉक में गया है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सो इसका जो पीरियड है वो 2 होने वाला है, इट इज़ फ्रॉम पीरियड 2।
और लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1, सो ये ग्रुप 1 में होने वाला है, ठीक है। सो अगर हम पीरियड 2 में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने वाले हैं, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में फिर बेरिलियम में 2 आ जाएंगे, बोरॉन में 3 आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, हाँ शील्डिंग इफेक्ट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा विल इंक्रीज, ठीक है। फिर अगर हम डाउन द ग्रुप जाने वाले हैं तो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बढ़ने वाले हैं, तो शील्डिंग इस केस में भी इंक्रीज होने वाली है। लाइक अगर हम देखें कि लिथियम है, उसके नीचे आता है सोडियम, देन पोटेशियम, तो शील्डिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, मतलब पोटेशियम की शील्डिंग हाईएस्ट है, फिर सोडियम की और लिथियम की मिनिमम, ठीक है। दिस वाज कंपैरिजन। अब आते हैं कि यार ये शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कैसे करें। मतलब कि अगर एक न्यूक्लियस है, वी हैव न्यूक्लियस, और फिर ऑर्बिटल में मतलब 2-3 ऑर्बिटल्स है, और जो वैलेंस ऑर्बिटल में उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, अपने को उसमें शील्डिंग कैलकुलेट करना है। सो अब हमें शील्डिंग अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है दैट इज कॉल्ड स्लैटर्स रूल। तो हमको स्लैटर्स रूल के कुछ जो फॉर्मूले है, जो वे है कैलकुलेट करने की, वो देखनी पड़ेगी, जिससे हम आसानी से हर एलिमेंट्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट की शील्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो हमको उसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपको कोई भी एलिमेंट की शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करनी है तो आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ठीक है। द सेकेंड स्टेप इज, आपको जो भी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पूछी गई है, फॉर एग्जाम्पल आपका एलिमेंट है, लेट्स से द एलिमेंट इज आयरन। अब आयरन में 4s में भी इलेक्ट्रॉन है, 3d में भी इलेक्ट्रॉन है। अगर उन्होंने पूछा है कि आपको 3d के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग निकालनी है, तो फिर आपको वैसे मतलब डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर बोला है कि 4s का जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग निकालनी है, तो आपको s वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्लैटर्स रूल से हम शील्डिंग निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो लाइक हमारे पास 2 टाइप के वेज है शील्डिंग कैलकुलेट करने के लिए जो कि स्पेसिफिक है। लाइक ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे लिए s एंड p इलेक्ट्रॉन के लिए है, और जो सेकेंड वाला है दैट इज फॉर d एंड f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमें क्लियर है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सेकंड स्टेप में हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, और उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम मेन फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। सो मेन फॉर्मूला एक बार अपन रीड आउट कर लेते हैं, फिर वही जब एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा बोला है, तो इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम ग्रुप शील्ड 0.35 एक्सेप्ट द 1s विद शील्ड 0.30, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है एक्सेप्शन वाला, जस्ट इग्नोर इट फॉर सम टाइम, मैं इसको बाद में लेने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं विद इन द सेम ग्रुप शील्ड 0.35, मतलब कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम। सोडियम में n इज इक्वल्स टू 3 होता है। सो अगर जो सोडियम मतलब हम देखेंगे कि ये सेम ग्रुप मतलब वो n में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात चल रही है, ठीक है। फिर n-1 मतलब सोडियम की किस्म हो जाएगा 2, और n-2 हो जाएगा 1 इन केस ऑफ सोडियम। ये जैसे एन एग्जाम्पल है, आप दूसरे एलिमेंट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स विद इन n-1 ग्रुप शील्ड 0.85 एंड इलेक्ट्रॉन्स विद इन n-2 और लोअर ग्रुप शील्ड 1। सो हम पहले एक कोई s और p वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम d और f के लिए फॉर्मूला देखेंगे। सो s ऑर्बिटल के लिए हम ले लेते हैं पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 सॉरी, जो हमारा n है वो हो जाएगा 4। और जैसे कि हम शील्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है हमको उस पर कैलकुलेट करना है, तो हम उसको शील्डिंग की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है 4s वाला इलेक्ट्रॉन, उस पर ही तो शील्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो फिर उस जो 4s में अब तो वहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे जो शील्ड करेंगे। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.35 जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उस ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे उसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर ही तो हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं s ऑर्बिटल में, ठीक है। सो दिस इज फॉर द मतलब वो जो उसी वाला ग्रुप है, मतलब n, उसके लिए हमारे पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो n-1 है वो यहाँ पे हमारे लिए 3 हो जाएगा, तो 3 में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, ओके।
उसके बाद में ये जो n-2 और n-1 है उन सब के इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लो और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस आर 6 + 4 10. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 आप मल्टीप्लाई कर लेना. सो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट आ गया है पोटेशियम का 16.8. सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक एस ब्लॉक के एलिमेंट का. अब उसके बाद में हम लेते हैं कोई पी ब्लॉक के एलिमेंट का. सो वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 2p 4. ठीक है. सो लाइक हमको पता है वापस से वही जो n है. अब यहाँ पे से हम जो n लेंगे n विल बी 2. ठीक है. लेकिन हमको एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है क्योंकि उसकी ही हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे n में बचे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 - 1 दैट इज 5. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस जो हमारा n-1 है मतलब 2 - 1 वो हो गया 1. 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड है तो प्लस 0.85 multiplied by 2. So on calculating this comes out to be 3.45. So ये हमने ऑक्सीजन के लिए भी देख लिया. ठीक है. अब हम जो D वाला ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए जो शील्डिंग इफेक्ट का फॉर्मूला रहता है उसको एक बार देख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. हाँ. सो अब अगर हम D वाले इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कैलकुलेट करेंगे सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर कोई भी D का इलेक्ट्रॉन है उसमें से जो भी D के इलेक्ट्रॉन है टोटल उसमें से एक निकाल दो क्योंकि हम उसमें तो शील्डिंग कैलकुलेट करने वाले हैं. उसके अलावा जितने भी D के इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए 0.35 हो जाएगा और द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्लेस्ड लेफ्ट टू द D ऑर्बिटल उन सब की हम 1 कंसीडर करेंगे. ठीक है. हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक है. जिंक विद एटॉमिक नंबर 30. जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमको जो जिंक के D इलेक्ट्रॉन जो जिंक का D इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग कैलकुलेट करनी है तो D में टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक है जिसमें हम पे शील्डिंग कैलकुलेट करनी है. सो विल हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स इन D. सो जो भी D के इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हम शील्डिंग 0.35 कंसीडर करेंगे. उसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबकी शील्डिंग 1 कंसीडर होगी. ठीक है. तो वी हैव लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स आर ये हम 4s2 को तो कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो n+1 में आ गया. सो इसकी शील्डिंग कंसीडर नहीं होगी. मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए जो n था वो 3 हो गया था. ठीक है. जिसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है शील्डिंग उसकी ऑर्बिटल हम 3 मतलब उसकी ऑर्बिटल हम n मानते हैं. ठीक है. उसके बाद जो ये 4 है वो n+1 हो जाएगा और उसकी शील्डिंग हम कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है. उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स पहले बच रहे हैं विल कैलकुलेट दैट एंड विल मल्टीप्लाई इट बाय 1 एंड विल ऐड इन द शील्डिंग. दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 4 + 6 plus 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18. So this is 1 multiplied by 18. So अगर हम D orbital पे देखें so it will be so on calculating this comes out to be 21.15. So जो जिंक का जो D इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग मतलब अगर जैसे हम उसकी पूरी ऑर्बिटल बनाए जैसे हम देखें कि ये वाला जो D का इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो पहले के इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दैट कम्स आउट टू बी 21.15. ठीक है. अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बच्चों को लगता है कि यार ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया D के लिए तो यही होगा जिंक का शील्डिंग इफेक्ट. लेकिन बेसिकली जब हम शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं तो हमें वो कोई भी इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है. यूजुअली हमको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है लेकिन ये हमको प्री वैलेंस शेल जो है अपना उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए बोलता है क्योंकि दिस इज 3d इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बट वैलेंस शेल इज 4s. 4 is the n for zinc. So हम उसके लिए जो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. तो जो उसका वैलेंस शेल के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे लिए n हो जाएगा 4. लिसन टू मी वंस अगेन. अगर हमें बोला कैलकुलेट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ जिंक्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए n 4 हो जाएगा. राइट. तो फिर हम वापस से जैसे n 4 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में दैट इज 4s2 तो हमको इसमें s वाली ऑर्बिटल का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि हमने क्या देखा था. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा जिसके लिए हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा है. सो दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस जो भी हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है मतलब जो n-1 अब हो जाएगा हमारे लिए
3 वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब n-1 में कंसिडर होंगे और उसके लिए हम 0.85 लिखते हैं। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। n-1 मतलब थर्ड ऑर्बिटल, तो उसमें आ जाएगा 2 + 6 8, 8 + 10 18। ठीक है, उसके अलावा अब जो n-2 और n-1 वाले शेल है मतलब सेकेंड और फर्स्ट शेल, उसके लिए तो हम 1 ही कंसिडर करने वाले हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड विथ जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, नहीं आई एम सॉरी ये 10 ही आएगा यहाँ पे। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस कम्स आउट टू बी 25.65। ठीक है, सो ये था हमारा स्लैटर्स रूल। हमने देख लिया कि एस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी वाले के लिए कैसे करते हैं, डी वाले के लिए कैसे कर सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग जैसे डी के लिए अप्लाई किया वैसे एफ के लिए भी कर लेंगे। हमको ये देखना सबसे पहले जरूरी है कि उन्होंने कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, फिर हमको उसको अप्लाई करना है फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, उसके बाद में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो हमने जैसे देखा था कि जो हमारे एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था, जैसे काफी सारी ऑर्बिटल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो मैंने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पे एक इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको बाहर रिपल कर रहे होंगे। सो हमने देखा था कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द अट्रैक्टिव फोर्स माइनस शील्डिंग इफेक्ट। सो इसी नेट फोर्स को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वो फोर्स जो न्यूक्लियस एक्सर्ट कर रहा है माइनस रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नेट फोर्स, दिस इज जेड इफेक्टिव। सो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस एस। हियर एस इज शील्डिंग इफेक्ट जो कि हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। सो हम अब आराम से कोई भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर हमने देखा कि अगर जिंक के लिए हमें जो आउटर मोस्ट शेल है अगर कैलकुलेट की, अगर बोला गया है कि हमको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर जिंक, सो वो आ जाएगा 30 माइनस 25.65, और ऐसे आप इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू नो अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी इजी फॉर यू। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जब अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं सो वो इंक्रीज होता है, मीन्स अपना जो जेड इफेक्टिव है दैट इज जेड माइनस शील्डिंग। सो हर सक्सेसिव एलिमेंट के बाद हमारा एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इतना इंक्रीज 1 से इंक्रीज नहीं होता है। सो इसके लिए जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो ओवरऑल जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। अगर मैं देखूँ जो सोडियम का जेड इफेक्टिव है और यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोरीन का जेड इफेक्टिव है, सल्फर का जेड इफेक्टिव है, तो वो यहाँ पे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो जो अपना जेड इफेक्टिव है वो 2 मतलब डाउन द ग्रुप जैसे 2 से 3 में तो चेंज आएगा, मतलब इट विल इंक्रीज फ्रॉम पीरियड नंबर 2 टू पीरियड नंबर 3, लेकिन फिर 3 से जब भी हम डाउनवर्ड जाएंगे उसके बाद जो हमारा जेड इफेक्टिव है दैट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर मैं देखूं फर्स्ट ग्रुप में सोडियम एंड पोटेशियम, उन दोनों का जो जेड इफेक्टिव आता है दैट कम्स आउट टू बी 2.2 व्हिच इज कांस्टेंट। ठीक है, सो जेड इफेक्टिव के बारे में हमने ये देखा कि वो पीरियड में लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होगा लेकिन 2 से 3 में ही चेंज है, उसके बाद में इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो दिस इज अबाउट शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज के लेक्चर में हमने ये देखा, और आज जो मैंने बोला था कि एक्सेप्शन लीव इट फॉर 1 मिनट वो हम देख लेते हैं। एक्सेप्ट 1s इलेक्ट्रॉन शील्ड 0.35, तो ऐसा है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट फॉर 1s मतलब उन एलिमेंट के लिए जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जा रहा है। सो 1s में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। सो इट इज हैविंग 1s1, इट इज हैविंग 1s2। सो अगर हमें किसी ने बोला कि अपने को हाइड्रोजन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है, सो इट विल कम आउट टू बी 0, बिकॉज हम उसी इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करेंगे तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो उसको रिपल करेगा। लेकिन अगर हम हीलियम के लिए कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 2-1, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड दैट विल बी 0.3 नॉट 0.35। तो हमारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है हीलियम का वो 0.3 आ जाता है। ये एक्सेप्शन था। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। सो गाइज आपको जैसा भी लगा हो लेक्चर उसके बारे में आप कमेंट करो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और पढ़ते रहो, और जो भी आपके केमिस्ट्री के डाउट्स आ रहे हैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। और आज के होमवर्क में हमने इतने सारे एलिमेंट्स के जो देखे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव, वो आप आपकी साइड से सॉल्व करो। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।